करते हैं जब पूरा देश एक साथ एक आवाज में उठ खड़ा हुआ था, है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी की पड़ते खोलने जा रहे हैं वो इतनी सीधी नहीं है। असल में ये आंदोलन अलग अलग सामाजिक समूहों, उनके अपनी मांगों और उनके बीच की गहरी दरारों का एक बहुत ही जटिल मोज़ेक था। और इसी मोज़ेक ने अंततः आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हमारा आज का एजेंडा है: पहला उत्प्रेरक, दूसरा प्रतिभागी, तीसरा सीमाएं, चौथा प्रतीक और आखिर में पांचवा अंतिम चरण। ठीक है, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, उत्प्रेरक, नमक की ताकत। देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन को भड़काने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है और महात्मा गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। उन्होंने नमक को चुना। नमक एक ऐसी बुनियादी चीज थी जिसे अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई इस्तेमाल करता था और उस समय ब्रिटिश सरकार का इस पर एकाधिकार था, जिस पर टैक्स भी लगा हुआ था। गांधी जी ने इसी साधारण से नमक को ब्रिटिश शासन के दमन और भारतीय समाज की एकता दोनों का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को 11 मांगों का एक अल्टीमेटम भेजा और जब इरविन ने झुकने से साफ इनकार कर दिया तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। अपने 78 सबसे भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने गुजरात के तटीय शहर दांडी तक 240 मील का सफर पैदल ही तय किया। अब यहाँ से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा गया और ये कोई आम घटना नहीं थी। इसके बाद पूरे देश में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग शुरू हो गई। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह बौखला गई और उसने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। अब्दुल गफ्फार खान और खुद गांधी जी जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए। इसके बाद अंततः मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत एक बार के लिए इस आंदोलन को रोकना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहिंसक नहीं थी। एक तरफ जहां गांधी जी का शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA जैसे संगठन भी थे। 1928 में बने इस संगठन के नेता भगत सिंह का मानना था कि क्रांति मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है। 1929 में उन्होंने उसी ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की जिसमें लॉर्ड इरविन सफर कर रहे थे, जिस आंदोलन का एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा उग्र पहलू था। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, कई आवाजें, अलग अलग लक्ष्य। बाहर से देखने पर यह आंदोलन एक विशाल जन सैलाब जैसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके भीतर झांकें तो हमें कई अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं। सच तो यह है कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले हर एक समूह के अपने अलग लक्ष्य थे। तो यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, इन अलग अलग लोगों के लिए स्वराज या स्वशासन का असल में मतलब क्या था? क्योंकि वास्तविकता ये थी कि आर्थिक और सामाजिक वर्ग के आधार पर आज़ादी के मायने पूरी तरह से बदल जाते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। देखिए, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे अमीर किसान व्यापारिक मंदी से परेशान थे। उनके लिए स्वराज का सीधा मतलब था भारी सरकारी लगान में कमी। लेकिन जरा उन छोटे और गरीब किसानों के बारे में सोचिए, उनकी परेशानी बिल्कुल अलग थी। वो चाहते थे कि बड़े जमींदारों को जो किराया वो नहीं चुका पा रहे हैं उसे माफ कर दिया जाए। अब कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि वो गरीब किसानों का खुलकर समर्थन करके अपने अमीर जमींदार समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहती थी। और सिर्फ गांवों में ही नहीं, शहरों में भी बिल्कुल यही स्थिति थी। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने फिक्की के जरिए इस आंदोलन को भारी आर्थिक मदद दी। वे विदेशी आयात से सुरक्षा चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ कारखानों में काम करने वाले मजदूर इस आंदोलन से काफी हद तक दूर ही रहे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे उद्योगपतियों के करीब आ रही थी और मजदूरों को लगा कि बेहतर वेतन जैसी उनकी बुनियादी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये बात हमें उस समय के एक और बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाती है, महिलाओं की भूमिका। इतिहास की ये विडंबना देखिए, हजारों महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। लेकिन सार्वजनिक रूप से इतनी भारी भागीदारी के बावजूद गांधी जी का यही मानना था कि महिलाओं का मुख्य काम घर संभालना है। और सच तो यह है कि कांग्रेस संगठन ने बहुत लंबे समय तक महिलाओं को नेतृत्व के किसी भी अहम पद से दूर ही रखा। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एकता की सीमाएं। सामाजिक और धार्मिक आधार पर उस समय भारतीय समाज में इतनी गहरी और गंभीर दरारें मौजूद थीं जो किसी भी समय इस पूरे आंदोलन को बिखेर सकती थीं। इस दरार को ठीक से समझने के लिए हमें पृथक निर्वाचिका या सेपरेट इलेक्टोरेट्स के विचार को समझना होगा। ये एक ऐसा चुनावी सिस्टम होता है जहां एक खास अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सिर्फ अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि को वोट कर सकते हैं। और इसी एक मुद्दे ने उस समय के भारतीय नेताओं के बीच एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खाई पैदा कर दी थी। आइए इसे कदम दर कदम देखते हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक ऊंची जाति की रूढ़िवादी हिंदुओं को नाराज न करने के लिए दलितों की अनदेखी की। लेकिन जब 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई और अलग चुनाव क्षेत्रों की जोरदार मांग रखी, तो उनका सीधा टकराव गांधी जी से हो गया। गांधी जी मानते थे कि इससे समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया।
अंततः 1932 में पूना पैक्ट पर सहमति बनी, जिसमें अलग चुनाव क्षेत्र तो नहीं मिले, लेकिन दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। और यह अविश्वास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से में भी काफ़ी चिंताएं पनप रही थीं। असहयोग खिलाफत आंदोलन के ठंडा पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से दूर महसूस करने लगा था। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल का यह बयान उसी बेचैनी को दर्शाता है। जिन्ना और इकबाल जैसे मुस्लिम नेताओं को यह गहरा डर था कि कहीं एक हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनकी अल्पसंख्यक संस्कृति और पहचान पूरी तरह से दब कर न रह जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन दूरियों को पाटने की कोशिशें नहीं हो रही थी। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जैसे नेता लगातार समुदायों के बीच एक गठबंधन बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन बातचीत बार बार बेनतीजा रही। खासकर 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में जब हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने किसी भी तरह के समझौते का कड़ा विरोध कर दिया, तो ये दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, एक नए राष्ट्र के प्रतीक। इतनी सारी दरारों, इतने सारे मतभेदों के बावजूद करोड़ों लोगों को एक धागे में कैसे पिरोया गया? इसका एक बहुत बड़ा जवाब था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। परंपरागत लोक कथाओं को इकट्ठा किया गया, आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे वाला तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया और भारत के प्राचीन इतिहास को फिर से दुनिया के सामने रखा गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी खामी रह रही। राष्ट्रीय गौरव जगाने के लिए जिन प्राचीन छवियों का महिमामंडन किया गया, वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी थीं, और इसका अनजाने में परिणाम यह हुआ कि अन्य समुदायों के लोग खुद को इस नए राष्ट्रवाद से कटा हुआ महसूस करने लगे। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यहाँ राष्ट्रवाद की कल्पना और उसकी जमीनी हकीकत के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की वो शांत, सन्यासिनी और दिव्य छवि है, और दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करती उन असली महिलाओं की सच्चाई, जो घरों की सुरक्षित चारदीवारी से निकलकर राजनीति के मैदान में आ डटी थी। और अब हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा, अंतिम प्रयास। इन सभी आंदोलनों और संघर्षों का एक चरम बिंदु आना ही था, और वो समय आया द्वितीय विश्व युद्ध की वैश्विक उथल-पुथल के बीच। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन असल में एक बहुत बड़ा और विस्फोटक अंतिम प्रयास था। जब क्रिप्स मिशन पूरी तरह से विफल हो गया, तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी ने अपना सबसे कड़ा संदेश दिया, करो या मरो। जब ब्रिटिश सरकार ने तुरंत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो जयप्रकाश नारायण जैसे युवा नेताओं और मातंगिनी हाजरा जैसे आम नागरिकों ने पूरे जोश के साथ आंदोलन की कमान संभाल ली। ये इतना बड़ा जन उभार था कि इसे पूरी तरह से कुचलने में ब्रिटिश सरकार को 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आ रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि भारत कोई एक सोच वाला समूह नहीं था, बल्कि अमीर किसानों, गरीब किराएदारों, उद्योगपतियों, श्रमिकों, महिलाओं और विभिन्न धर्मों की उलझी हुई आवाजों का एक मोज़ैक था। तो क्या किसी राष्ट्र को आज़ादी पाने के लिए एक ही सुर में बोलने की ज़रूरत होती है,